जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। और इसमें हम रेगुलर हिस्ट्री की क्लास को कर रहे हैं। और इस हिस्ट्री की क्लास में हमने गुप्त साम्राज्य को शुरू किया है। पिछली का जो भी टॉपिक हुआ है मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और उससे आपको लाभ भी मिल रहा होगा। तो इस पर हम आगे जब देखेंगे गुप्त साम्राज्य, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि कुछ जो प्रमुख स्रोत हैं जो इनके विषय में हमको जानकारी देते हैं, वो जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने देखा। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो कुछ पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, कुछ स्मारक हो सकते हैं, जैसे स्तंभ लेख हो गया या फिर शिलालेख हो गया, तो उनके बारे में हमने देखा। कुछ विदेशी विवरण हो सकते हैं, तो उनको हमने कुछ समझा। तो यहाँ तक हमने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी कल की, किस तरीके से कुषाणों के खंडहर पर एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ जिसे गुप्त साम्राज्य कहते हैं, गुप्त वंश का उदय हुआ। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। किस बात पर? कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख शासक रहे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को उत्कर्ष पर पहुंचाया, या कह सकते हैं कि उनको एक उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो जैसे कि श्रीगुप्त, जिसको संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, और इसके अलावा हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनके बारे में भी। लेकिन मेनली जो इनमें प्रमुख शासक हैं, उनमें अगर हम बात करें जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, तो वो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, और इसके साथ साथ समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो ये तीन ऐसे प्रमुख शासक रहे, और ज़्यादा प्रमुख कह सकते हैं इनमें, जिनसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त जो हैं उनसे क्वेश्चन नहीं उठते, उनसे भी क्वेश्चन उठते हैं। क्योंकि स्कंदगुप्त का जो रूल रहा है, या स्कंदगुप्त का जो शासन रहा है बच्चों, वो ये रहा है कि उसके काल में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, है ना। उसके काल के जो अभिलेख हैं या शिलालेख हैं, वो सबसे ज्यादा, स्तंभ लेख जो है सबसे ज्यादा स्कंदगुप्त के टाइम के मिले हैं। तो इन सब के और हम जो है एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज फिलहाल हम जो बात करेंगे वो प्रमुख शासकों की बात करेंगे, और इनमें जो प्रमुख शासक होंगे उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, तो एक बात ध्यान रखिए कि अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ ठीक हो रही हैं। कोविड के जो केस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जैसे ही ये मामले कम होंगे और चीज़ें एक बार फिर से रास्ते पर, पटरी पर आएंगी, दौड़ने लगेंगी, वैसे ही तुरंत जो है आपके एग्ज़ाम एक के साथ, एक के बाद एक होने लगेंगे। चाहे आपने वो यूपी पीएससी आरओ एआरओ का फॉर्म डाला हो, या फिर यूपी पीएससी का डाला हो, यूपी टेट डाला हो, सुपर टेट के एग्ज़ाम हो, या अदर जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, या बिहार बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो ये सारे एग्जाम्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अभी तो आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया, जो ग्रुप डी वाले जो कैंडिडेट हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें क्या है कि जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, उनको एक दूसरा मौका भी दिया जा रहा है कि वो क्या करें कि जो उस कारण से रिजेक्ट हुए हैं उस कारण को खत्म करके वो एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी को फोटो की वजह से रिजेक्ट हो गया, तो दोबारा से वो फोटो अपना दूसरा अपलोड कर सकते हैं। तो ये जल्द ही जो है ये लिंक भी खुल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में यही बताया था कि एएसआई के कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और अकाउंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, तो उसके फॉर्म भी भरने शुरू हो गए हैं। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो तुरंत फॉर्म भरना शुरू कर दें। चलिए, तो तैयारी में लगे रहिए अपना। और रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं आ रही है, महत्वपूर्ण कक्षाएं दे रहा हूं मैं। और उसके बाद भी अगर रेगुलर क्लासेस आप लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 100% कहीं ना कहीं नहीं दे रहे हैं, या फिर बेशक आप यहाँ नहीं पढ़ के कहीं और भी पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपना एक सिलेक्शन लेकर जाइए। चलिए, तो गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य की जब हम बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे किसकी? प्रमुख शासकों की। किसकी बात करेंगे बच्चे? प्रमुख शासकों की बात करेंगे। प्रमुख शासक, प्रमुख शासक मतलब जिन्होंने रूल किया, है ना, जो प्रमुख रहे, जिनका इतिहास में कुछ एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी वजह से हमें उनको पढ़ना पड़ रहा है ना। इन्होंने अगर कांड ना किए होते तो इतना हमें इनको पढ़ना नहीं पढ़ता नहीं। चलिए, तो पढ़ना पड़ता ही नहीं अगर इन्होंने कांड ना किए होते इतने। तो चलिए देखते हैं क्या कांड कर दिए इन्होंने। अब कौन कौन से ऐसे शासक रहे? एक तो सबसे पहले ये श्रीगुप्त महाशय रहे, श्रीगुप्त। इनका कांड ये रहा कि इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। फिर इसके बाद श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बीच में घटोत्कच नाम के भी एक राजा हैं, लेकिन घटोत्कच को इतना महत्वपूर्ण नहीं देखा गया है जितना चंद्रगुप्त प्रथम को देखा गया है। तो इसीलिए हम लोग जो है चंद्रगुप्त प्रथम को लेकर चलेंगे। तो ये इनका जो रूल रहता है वो 319
से 350 ईस्वी तक ये रूल करते हैं, ठीक है। इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं वो उत्तराधिकारी कौन होते हैं? समुद्रगुप्त होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है काफ़ी खतरनाक व्यक्ति हैं, ये युद्ध में रहते हैं हमेशा, इनको युद्ध बहुत प्रिय है, ये युद्ध बहुत करेंगे, ठीक है। तो ये 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, ठीक है। 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। अब इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड, ठीक है। इनके बाद कौन आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 375 से 315 ईस्वी तक, 375 से 415 ईस्वी तक, माफ कीजिए 315 बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये एक क्रम ऐसे ही चलता जा रहा है। फिर इसके बाद कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त, ये 415 से 400 लगभग 455 ईस्वी तक ये गुप्तों के प्रमुख शासक हैं। स्कंदगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो 455 से 467 ईस्वी तक, ठीक है, 467 ईस्वी तक। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कुछ प्रमुख शासक हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक से समझना है कि इनके काल में क्या क्या छोटी छोटी इन्होंने कौन कौन सी घटनाएं घटित की, वो हमको पढ़ना है। देखिए, मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो सबसे कोर पॉइंट जो है जहां से आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है प्रशासनिक व्यवस्था से। और गुप्त काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मौर्यों के बाद अगर किसी का प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा रहता है या किसी को किसी समय को हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि स्वर्णिम काल कहते हैं भारतीय इतिहास का, तो किसको कहते हैं? गुप्त साम्राज्य को कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो कहाँ से बनेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था से अधिक बनेंगे। अब इन शासकों में क्वेश्चन कहाँ से बनने की संभावना है, अब उस चीज को टटोल लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इसके काल में एक चीनी यात्री भी आया था, उसका विवरण भी हम लोग देखेंगे। क्लियर? कुमार गुप्त से या स्कंदगुप्त से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त, और मैं यहाँ पे बार बार चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय को भी डिनोट कर रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त और प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, ये चंद्रगुप्त कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त हुआ था, जिन्होंने शुरू से क्लास की है मेरी, वो इस बात में डिफरेंट कर लेंगे। उसका नाम भी चंद्रगुप्त था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था वो। और मौर्य वंश में एक ही चंद्रगुप्त हुआ जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था, और मौर्य वंश का वह संस्थापक था। तो ये चंद्रगुप्त अलग है, जो मौर्य वंश में है ये ईसा पूर्व है, ये तो ईस्वी में है, ईसा मसीह के जन्म के बाद ही भारत में शासन कर रहे हैं चंद्रगुप्त। लेकिन ये चंद्रगुप्त तो क्या है? ईसा पूर्व है। ये तो क्या कहते हैं, शुंग वंश है, कुषाण वंश है, या हिंद यूनानी वंश है, उनसे पहले भारत पे शासन कर चुका है मौर्य वंश। तो ये उनसे बहुत सालों बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कौन से हैं? ये कौन से शासक है? ये जो चंद्रगुप्त है ये गुप्त वंश के शासक है। किसके शासक हैं? गुप्त वंश के। प्रथम और द्वितीय अगर लग जाए चंद्रगुप्त के आगे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो समझ जाना कि ये गुप्त साम्राज्य की बात कर रहा है। और जहां पे मौर्य लग रहा है तो सीधी सी बात है, क्या समझना है कि ये मौर्य वंश की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अब समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इन प्रमुख शासकों ने क्या क्या काम कर दिए, उन पर थोड़ा सा एक दृष्टि डाल लेते हैं अच्छे से, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो श्रीगुप्त है भैया, श्रीगुप्त को लेकर हम ये कहते हैं कि ये संस्थापक रहा है गुप्त वंश का। उसका कारण क्या है कि दो मोहरें मिली हैं, दो मोहरें मिली हैं जो गुप्त वंश से संबंध रखती हैं, और इन दोनों मोहरों पर क्या लिखा हुआ है? श्री गुप्ताय, श्री गुप्ताय।
तो श्री गुप्ता से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? श्री गुप्तास्य लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या माना जाता है कि जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने की। और इसने जो है एक उपाधि धारण की हुई है। कौन सी उपाधि धारण की हुई है? महाराज की उपाधि धारण की हुई है। किसकी उपाधि धारण की हुई बच्चों? महाराज की उपाधि धारण की हुई है। सही से क्लियर हो रहा है? अब महाराज की जो उपाधि थी उसका अर्थ ये माना जाता था उस काल में, जिस काल में ये है, सामंत। यानी कि जो सामंत होते थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो अब इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ये श्रीगुप्त महाशय हैं, श्रीगुप्त जो थे वो किसी के सामंत थे। अब ये सामंत किसके रहे होंगे? क्योंकि गुप्तों से पहले कौन उत्तर भारत में शासन कर रहा था? मुख्य रूप से उत्तर भारत में शासन कर रहे थे कुषाण लोग। कौन शासन कर रहे थे? कुषाण लोग शासन कर रहे। तो हो सकता है, और हम लोग देखते भी हैं कि जो कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सामंतों का महत्वपूर्ण रोल है। तो हो सकता है कि जो श्रीगुप्त है वो कुषाणों का सामंत रहा हो। कुषाण वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा हो, कमजोर शासक आ गए हों ऐसी मौज लेने वाले, तो उनको हटाकर क्या कर दिया हो? श्रीगुप्त ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया हो। तो महाराज की उपाधि इसके पास थी, जिसका अर्थ होता है सामंत। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो श्रीगुप्त है वो कौन है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। तो श्रीगुप्त कौन है? गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का कौन है? ये संस्थापक है। क्लियर है? दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ। तो संस्थापक कौन है? गुप्त साम्राज्य का श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है, ठीक है। इसके अलावा इसके पुत्र के बारे में हमें पता चलता है। इसका पुत्र कौन है? घटोत्कच, ठीक है। कौन है इसका पुत्र? घटोत्कच। तो मैं यहां थोड़ा जगह बना लेता हूं और इनको भी मिटा देता हूं। ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं श्रीगुप्त जो है वो संस्थापक है किसका? गुप्त वंश का संस्थापक है। अब जो ये श्रीगुप्त है इसका एक पुत्र है। पुत्र का नाम क्या है? घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच जो है इसके पुत्र का नाम है। घटोत्कच इसके पुत्र का नाम है। इसके बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है? घटोत्कच बनता है। ये इसमें बताया गया है, केवल इतना कि घटोत्कच जो है इसके बाद इसका जो है राजा बनता है किसका? गुप्त साम्राज्य का। और इसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? घटोत्कच के बारे में, घटोत्कच के बारे में उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त का एक लेख है, सूपिया का लेख। सूपिया लेख क्या है? सूपिया लेख है। सूपिया लेख किसका है? ये लेख है, मैंने आप लोगों को अभी समझाया शुरू में ही कि स्कंदगुप्त को किस लिए जाना जा रहा है? स्कंदगुप्त को इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अभिलेख और शिलालेख या कहा जा सकता है लेख वो जो है किसके काल के पाए गए हैं? स्कंदगुप्त के काल के पाए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त, ठीक है, उसका जो एक लेख है सूफिया लेख, ये कहां पर है अभी वर्तमान में? रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा, मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां है सूपिया का लेख? रीवा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल यही एक अभिलेख है या लेख है जिसमें घटोत्कच के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है? क्या किस लेख से मिलती है? सूपिया लेख से मिलती है, जो किसका लेख है? स्कंदगुप्त का लेख है। और कहां पर है ये? रीवा, मध्य प्रदेश में। कहां है? रीवा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहां तक साथ साथ में याद हो रहा है, अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि घटोत्कच तक जो शासन है कुछ इतना बड़ा या प्रभावशाली नहीं रहता है, इतना बड़ा शासन ये नहीं बन पाता है। लेकिन धीरे धीरे जब स्थितियां आगे की तरफ बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो शासक बनता है, ठीक है। घटोत्कच के बाद ये माना जाता है या कहा जा सकता है कि घटोत्कच के बाद भी अगर कोई शासक बना होगा तो उसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन
चंद्रगुप्त के बारे में एक स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो चंद्रगुप्त के बारे में इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि चंद्रगुप्त जो प्रथम है उसको गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम की जो कि 319 से 350 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 319 से 350 ईस्वी तक रहा। याद रखना इन चीजों को। तो चंद्रगुप्त प्रथम, भैया जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो 319 से 350 ईस्वी तक रहा और इसको श्रेय दिया जाता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या गुप्त वंश का, या साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। इसने एक उपाधि धारण की हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि है, इसकी उपाधियां ध्यान रखना। गुप्त शासकों ने बहुत सारी उपाधियां धारण की है। समुद्रगुप्त ने तो उपाधियों की लाइन ही लगा दी है, ठीक है ना। वो अभी हम बताएंगे कैसे लाइन लगाई हुई है, उसने क्या क्या उपाधियां धारण की। तो इसने एक उपाधि धारण की हुई है, कौन सी? महाराजा धीराज, ठीक है। किसकी उपाधि? महाराजा धीराज। भैया महाराजा धीराज हैं, हमसे बड़ा कोई राजा महाराजा नहीं है, हम राजाओं के भी राजा हैं। किसने बताया? चंद्रगुप्त प्रथम का जो उपाधि धारण की है, कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई है, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने अपना राज्याभिषेक जो इसका हुआ, क्या हुआ? राज्याभिषेक। जब ये राजा बना, राजगद्दी पर बना, बैठा, तो कब बैठा? ये 319 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 319 ईस्वी में बैठा। तो अब जो 319 ईस्वी में बैठा, तो इसने इस उपलक्ष्य में, किस उपलक्ष्य में? राज्याभिषेक कराने के उपलक्ष्य में, राजा बनने के उपलक्ष्य में। आज हम यहाँ पे ये डेट इतना एग्जैक्ट क्यों लिख रहे हैं? इतना एग्जैक्ट ये डेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसने जो है अपना एक संवत जारी किया, ठीक है, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। गुप्त संवत कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जो 319 ईस्वी में हुआ, उसके उपलक्ष्य में क्या जारी किया? एक कैलेंडर जारी किया। और कैलेंडर क्या है? गुप्त संवत है। ये जो संवत है, ये जो गुप्त कैलेंडर है, ये गुप्त शासकों के काल तक ही रहा, उसके बाद इसका उपयोग नहीं किया गया। तो अब आप अगर कंपेयर करें शक संवत की, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया है कि शक संवत, कौन सा? शक संवत की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? और ये भी मैं बता देता हूं कब की थी। ये 78 ईस्वी में की थी। कब की थी? 78 ईस्वी में की थी। तो इनके बीच कितने साल का अंतर हो जाता है? लगभग इनके बीच अंतर हो जाता है 241 वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है इन दोनों संवतों के बीच में। तो शक संवत 78 ईस्वी में किसके द्वारा जारी की गई थी और क्यों जारी की गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन कई बार पूछता है। और भारत सरकार का भी ये, भारत सरकार का भी ये क्या है? आधिकारिक कैलेंडर है। आधिकारिक कैलेंडर है या संवत है, ठीक है। शक संवत, क्लियर है। शक संवत भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। तो किसने जारी किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दे दीजिएगा। क्लियर है। तो यहां तक हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके काल में सामाजिक व्यवस्था क्या रही? स्थापत्य कला भी आगे बढ़ी, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी। जब प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही, वो जब हम प्रशासनिक व्यवस्था वाला चैप्टर लेंगे इसका आगे वाला, तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके काल में जो महत्वपूर्ण बात है जिससे क्वेश्चन बनता है, हमें क्वेश्चन जिससे बनता है वो टू द पॉइंट चीजों को ध्यान रखना है। महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की हुई है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब से कब तक था? 319 से 350 ईस्वी तक। कब से कब तक था? 319 से 350 ईस्वी तक। क्लियर है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। राज्याभिषेक कब करवाया हुआ इसका? 319 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और इस उपलक्ष्य में इसने क्या जारी किया?
गुप्त संवत जारी किया। ठीक है, गुप्त संवत कब जारी किया गया? 319 ईस्वी में जारी किया गया। ये डेट भी पूछ सकता है, यहां से ही क्वेश्चन किसी भी तरीके से उठाए जा सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम ने आगे चल के जो स्थितियां उत्पन्न की, यानी कि इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो नीतियां अपनाई, उसमें मुख्य रूप से वैवाहिक नीति को इसने अपना एक स्थान दिया। वैवाहिक नीति को इसने ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। अगर इसे लिख लिया आप लोगों ने, और मैं इसे अब मिटा देता हूं ताकि मैं लिख सकूं। अब जब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक आप लोग कैसे लिखोगे, है ना। चलो, तो शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों में भाई। चलो, तो इसने साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए जो मुख्यतः नीति अपनाई वो वैवाहिक नीति अपनाई। वैवाहिक नीति अपनाई। इसके लिए इसने सबसे पहले जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उसको इसने अपने अधीन किया। कैसे? इसने जो आसपास जो सबसे शक्तिशाली था लिच्छवी, लिच्छवी पहले भी थे अभी भी हैं, तो जो लिच्छवी हैं, तो लिच्छवी की राजकुमारी है एक, राजकुमारी से विवाह किया। राजकुमारी का क्या नाम है? ये कई बार पूछा गया है, कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी का क्या नाम है? कुमार देवी। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि इसने लिच्छवी की राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ये अब हमें कैसे, इसके लिए भी कोई सोर्स होंगे। तो क्या सोर्स है कि इसने जो है स्वर्ण के सिक्के, दो सोर्स हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। एक जो स्वर्ण सिक्के जारी किए, और स्वर्ण सिक्के कई प्रकार के जारी किए, जैसे राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार। इनफैक्ट एक सिक्का तो इसने अपने नाम और कुमार देवी के नाम, दोनों के नाम उत्कीर्ण करके जारी किए, यानी कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी, और कुमार देवी। और एक सिक्का तो केवल कुमार देवी के नाम पर ही, कुमार देवी के नाम पर ही जारी किया, जो स्वर्ण के सिक्के जारी किए गए। एक बात और याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ये गुप्त वंश का, सिक्कों से थोड़ा सा याद आया कि गुप्त वंश में प्रथम शासक है, प्रथम शासक है जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के जारी किए। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले चांदी के सिक्के जारी नहीं हुए थे, लेकिन गुप्त वंश में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसे जो गलत करके आते हैं सब, वो पूछता है कि गुप्त वंश का पहला शासक बताओ कि जिसने चांदी के सिक्के जारी किए, लेकिन हम लोग कौन सा बता देते हैं, वो हिंद यूनानी वगैरह को ले आते हैं जिन्होंने सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के आगे जारी किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं गुप्त वंश में प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। दूसरा जो हमें स्रोत मिलता है जहां से ये जानकारी हमें मिलती है कि इसने जो है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वो क्या था? प्रयाग का अभिलेख है, प्रयाग का, प्रयाग अभिलेख। अब ये प्रयाग अभिलेख है किसका भैया? ये प्रयाग अभिलेख है वही लड़ाकू भाई साहब का, है ना। लड़ाकू भाई साहब कौन है इस वंश में सबसे ज्यादा लड़ाकू? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो लड़ाकू भैया हैं, उन्होंने जो है, उनका जो एक अभिलेख है प्रयाग अभिलेख, उस पर उन्होंने एक क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा हुआ है लिच्छवी दोहित्री, लिच्छवी दोहित्र दिखाई देता है, उस पर लिखा हुआ है लिच्छवी दोहित्र। तो जो लिच्छवी दोहित्र लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार यहां भी लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है? लिच्छवी दोहित्र। तो जो लिच्छवी दोहित्र लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि लिच्छवी की पुत्री, ठीक है, यानी कि जो राजकुमारी है कौन? कुमार देवी, उससे विवाह हुआ है किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, अब इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, समुद्रगुप्त तो बाद में आया तो इसने कैसे लिखवा दिया? अभी समुद्रगुप्त बाद में आया तो उसे पता था ना कि हाँ, ये लिच्छवी की राजकुमारी से जो चंद्रगुप्त प्रथम है, जो उनके पिता हैं, उनके विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये उनको पता है, तो यहाँ पे क्या लिखवाया उसने? लिच्छवी दोहित्र। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जिन महाशय की बात कर रहे हैं, है ना, जो समुद्रगुप्त वाले, समुद्रगुप्त नाम के जो दूसरे वाले भैया हैं,
राजा हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा, कि इन्होंने क्या क्या कर्म किए जिसकी वजह से हमको इनको और अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है और इतना महत्वपूर्ण शासक है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में था, और अधिक हम चीज़ों को आगे समझेंगे और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था में और चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा भी हमें। यहाँ पर मात्र जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था रही, या कैसे कह सकते हैं कि राजा बना, या उसके बाद जो उत्तराधिकारी रहा वो कौन रहा, और इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए या फिर युद्ध नीति को या आक्रमण नीति को अपनाया, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेनी है, और इनसे प्रश्न आराम से पूछ लेता है। तो अब आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त पुत्र है किसके? ये पुत्र हैं चंद्रगुप्त प्रथम के। अब एक बात में समझ में ये थोड़ी सी आती है कि भाई जो भी चंद्रगुप्त नाम के हुए ना, वो सब सन्यास लेकर निकल लेते थे, है ना। एक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ठीक है, कौन, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन, अंतिम समय जो है कैसे बिताया? एक बौद्ध सन्यासी बनकर, सॉरी माफ कीजिएगा, एक जैन सन्यासी बनकर, या जैन भिक्षु कह सकते हैं। और उसी के रूप में उन्होंने श्रवण बेलगोला में क्या किया? अपना देह त्याग किया। किस पद्धति से? संथारा पद्धति से या फिर संलेखना पद्धति से, दोनों में से जो भी मिल जाए लिखा हुआ, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो या ऐसी तरीके से जो ये चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जो कि किस वंश से हैं? ये तो गुप्त वंश वाले हैं, है ना, गुप्त वंश वाले हैं, ये मौर्य वंश वाले हैं। ये भी जो है अपने अंतिम समय में क्या कर लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं, ये संन्यास लेते हैं। तो ये जैन या बौद्ध हम नहीं, वैसे ही सन्यासी हो जाते हैं और चले जाते हैं पहाड़ों पर, मतलब शांति की तलाश। अब ये चंद्रगुप्त प्रथम संन्यास लेने से पहले समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये भाई दोनों चंद्रगुप्त जो है कैसे है रहे? सन्यासी वाले रहे। एक चंद्रगुप्त जो मौर्य वाला रहा वो भी सन्यासी रहा, एक चंद्रगुप्त गुप्त वाला जो रहा वो भी सन्यासी रहा। दूसरा वाला सन्यासी नहीं होता है ना, केवल ये पहला वाला जो सन्यासी चंद्रगुप्त है वो सन्यासी हो जाता है। तो ये पुत्र है किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का, और इसने सन्यास ले लिया और उत्तराधिकारी किसे बना दिया? समुद्रगुप्त को बना दिया, और ये राजा बनता है। तो ये इसका जो हम काल देखते हो कब से कब तक? 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ठीक है, तो हम इसका लगभग 25 सालों तक जो शासन काल रहता है किसका? समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त शासन करता है 25 सालों तक लगभग, और इस दौरान इसने जो है अपने चारों तरफ जो है खूब हुड़दंग मचा दिया। एक तरफ जिधर जाता उधर को जीत कर ले आता। ये सारी चीजें जो इसके दिग्विजय इसे कहा गया, इसे क्या कहा गया? दिग्विजय भी कहा गया है, दिग्विजय। यानी कि इसने सभी जो दिशाएं थी, इसके चारों तरफ की जो दिशाएं थी, उन सभी को जीत लिया। और जीतने के लिए इसने वैवाहिक संबंध नहीं बनाए, इसने प्रेम भावना वाली बात नहीं की, इसने कहा आक्रमण करो और जीतो। तो इसीलिए ये जो भैया ये युद्ध वाले भाई साहब हैं हमारे, ठीक है, ये युद्ध करते हैं ज्यादा, इनको युद्ध से प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त को दिग्विजय कहा गया, और 350 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ और 375 ईस्वी तक रहे। तो इनको कैलेंडर वैलेंडर जारी करने में कोई रुचि नहीं थी, कला स्थापत्य कला में कोई रुचि नहीं थी, इनको रुचि थी युद्ध करने में। युद्ध करना इनका एक तरीके से शौक हम कह सकते हैं। तो आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत हम कह सकते हैं क्या? कि संपूर्ण आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। तो भाई जो दक्षिणावर्त है वो आप ये नर्मदा नदी मान लीजिए इस लाइन को। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण वाला जो पूरा ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है? दक्षिणावर्त। क्या है? दक्षिणावर्त। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त। तो अब जो समुद्रगुप्त भाई साहब हैं जो यहाँ पर हैं इस एरिया में, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में, कौन? समुद्रगुप्त जी। तो इनका दिमाग घूमता है, कहते हैं अरे ये कैसे, मतलब हमारे आसपास रह रहे हैं और हम छोटे से हैं, इनको हम फैलाएंगे, पूरा बड़ा कर देंगे अपना क्षेत्र जो है। अब ये इधर के इलाकों को जीतते हैं, फिर जीतने के बाद ये दक्षिण की तरफ कूच करते हैं। तो दक्षिण के कितने
आर्यावर्त से को थोड़ा जीत कर, कुछ हिस्सों को जीतकर फिर दक्षिणावर्त की तरफ चलते हैं। और दक्षिणावर्त के में 12 शासक थे उस समय। कितने थे? 12 शासक थे। तो 12 शासकों को क्या किया? पराजित किया, उन्हें हरा दिया। लेकिन यहां तक उसने शासन नहीं किया। इन 12 शासकों को उनका हारा हुआ साम्राज्य वापस दे दिया। भाई उदार दिल का व्यक्ति था, ये हम कह सकते हैं। भले ही लड़ाई में रहता हो लेकिन उदार दिल का व्यक्ति था। उसने बस हरा दिया और उनको दे दिया। मतलब कह सकते हैं कि युद्ध करना जो है, लड़ना जो है, इसका शौक था। तो इसने 12 शासकों को हराया एक एक करके, और फिर उसके बाद उनको वापस उनका साम्राज्य दे दिया। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि 12 शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद ये दोबारा से आया। देखिए आर्यवर्त को लेकर 2 बार लड़ाई हुई। एक तो प्रथम आर्यवर्त और द्वितीय आर्यवर्त। तो प्रथम आर्यवर्त में तो इसने कुछ ऐसे इन क्षेत्रों को जीता, जैसे कि मैं यहां पर बताने की चेष्टा करूं। आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है बगैर सहयोग के नहीं बढ़ने वाली है, और वो मुझे दिख नहीं रहा है कि सहयोग थोड़ा बहुत हो। चलिए जैसा भी है, देखिए, सीखिए, पढ़िए। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है यहाँ पर कि उत्तरा है, यानी कि आर्यावर्त वाला क्षेत्र है। और इसने इस एरिया से कुछ विंध्याचल वाले जो क्षेत्र हैं उसको जीता, और इधर उत्तर में मथुरा वाले क्षेत्रों को जीता। ठीक है, क्लियर है। अब प्रथम में इसने इस एरिया को इतना अपने अधीन कर लिया था, लेकिन इसके बाद जो गुजरात वाला क्षेत्र था, गुजरात वाला जो एरिया था, इसको जीतना इसके लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इतना, जो इसके जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है? ये क्षेत्र है जो समुद्र से लगा हुआ है, जो कि अरब सागर से लगा हुआ है। तो इसने दूसरा जो आर्यवर्त का युद्ध किया, तो इसने इस पूरे क्षेत्र को क्या किया? अपने अधीन मिलाने का पूरा प्रयास किया और मिला लिया। अब इसने एक के बाद एक जो युद्ध लड़े और जीते, उसके बाद एक इतिहासकार हुए विसेंट स्मिथ। एक इतिहासकार हुए, हिस्टोरियन हुए। इन सभी युद्धों को देखने के बाद एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ नाम का कौन है? एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, समझे। तो जो ये इतिहासकार हैं भैया, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल लड़ाकू हैं। जैसे कि मॉडर्न काल में नेपोलियन लड़ता है, उसी तरीके से ये समुद्रगुप्त भी लड़े। इन्होंने तो भाई पूरे अपने आस पास जहां गए वहां जीत लिया इन्होंने। तो विसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा? भारत का नेपोलियन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। क्लियर है? किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को आराम से समझाता हुआ चल रहा हूँ। कहानी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए और आराम से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब ये भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा। तो क्यों कहा? क्योंकि इसने आक्रमण की नीति अपनाई है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसको कर रहा हूं साफ। इतने आप कर दो शेयर, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। अगर कुछ अच्छा सीख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा दे पा रहा हूं, आपको लग रहा है ऐसा, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो अपने दोस्तों में। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, यही गुरु दक्षिणा है। चलिए, तो समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार, काहे के लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? विवाह विवाह में विश्वास नहीं रखता था भैया, ये विश्वास रखता था किसमें? आक्रमण नीति में। ये आक्रमण में ज्यादा विश्वास रखता था। कहता था कि युद्ध करेंगे और सीधे लेके हराएंगे छीन कर। ठीक है, तो ये आक्रमण नीति को अपनाया इसने। ठीक है, किसने? समुद्रगुप्त ने किस नीति को अपनाया? आक्रमण नीति को अपनाया। और इस युद्ध नीति के या आक्रमण नीति के जो प्रमुख सोर्स के रूप में हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्रोत है या फिर एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये आक्रमण की नीति अपनाई। एक स्रोत, तो स्रोत क्या है इसका? स्रोत है प्रयाग
प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये इसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसने आक्रमण की नीति अपनाई। तो देख लेते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें क्या क्या चीज़ें हमें इसके बारे में जानने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति का भी अपना रोचक इतिहास रहा है भाई। इसको जो आया है वो घंटे की तरह बजा के चला गया है। ठीक है जैसे अभी देखते हैं तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है। इससे सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि भाई जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। तो इसे लिखा किसने है, तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। कौन था, एक दरबारी कवि जिसका नाम क्या है, हरिश्रेण है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो गोला खींच लेना नोट्स में लाल पेन से, ठीक है, लाल कलम से क्या करना है, लाल कलम से इसके आगे पीछे गोला खींच देना है ताकि ये महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति पर किसने लिखा है, हरिश्रेण, जो कि दरबारी कवि है। किसका दरबारी कवि है, ये दरबारी कवि है भारत के नेपोलियन का, भारत के नेपोलियन का, यानी कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो इसने लिखा है। इसमें आगे जो प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसके लेख का जो 7वां श्लोक है, क्या, लेख का 7वां श्लोक, 7वां श्लोक वो इसके विजय के बारे में बताता है। विजय, युद्ध विजय के बारे में बताता है कि इसने जो है बड़े बड़े साम्राज्यों को धाराशाही कर दिया और उसे जीत लिया। तो ये किसमें पता चलता है, ये पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में। हरिश्रेण ने अपने 7वें श्लोक में ये कहा है कि समुद्रगुप्त ने जो है बड़े बड़े साम्राज्यों को जीत लिया है, ये महाराजा धीराज है, पृथ्वी का विजेता है, इसने ऐसे ऐसे जो है काफ़ी चीज़ों को रखा। देखिए राजा के दरबार में रहना है ना, तो राजा की जो है थोड़ी बहुत तारीफ तो करनी पड़ती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कई ऐसी किताबें भी हैं जो कुछ राजाओं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बोलती है, और कुछ चीज़ें तो अतिशयोक्ति भी लगती है कि ये केवल प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए बोला गया है। नहीं तो राजा गुस्सा हो गया तो क्या कर देगा कि लटका देगा, कि कवि कविता कहते रह जाएंगे, लटक लटक के सीधे फांसी पे दे देगा और लटकते हुए कविता ही कहते रह जाएंगे, तो वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर किसके बाद हम क्या कहते हैं, इसके बाद इससे ही हमें पता चलता है। तो 7वां श्लोक था जो कि महत्वपूर्ण था, जो इसके विजय के बारे में बताता है, युद्ध विजय के बारे में बताता है। इसी तरीके के इसमें जो चौथा श्लोक है ना, जो चौथा श्लोक है किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में, वो इस बारे में बताता है कि जो समुद्रगुप्त था वो किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त का था, और चंद्रगुप्त ने जो है उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। कि चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, समुद्रगुप्त को बनाया। तो भाई यही प्रमाणिकता है, इसके अलावा और कोई प्रमाण दे सकता है कि भाई क्यों बनाया, किसने बनाया, ये कोई और कोई प्रमाण थोड़ी दे सकता है। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिला कि ये चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया। ये किसमें मिला है, चौथा श्लोक किसका, प्रयाग प्रशस्ति का, उसमें मिला है। 7वां श्लोक में विजय के बारे में बताया गया। किसने लिखा है ये प्रशस्ति, हरिश्रेण ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, हरिश्रेण ने लिखा है। इसी तरीके से इसी में ही हम क्या देखते हैं, आक्रमण नीति के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, आक्रमण नीति के बारे में बताया गया है कि इसकी जो आक्रमण नीति है, किसकी, समुद्रगुप्त की जो आक्रमण नीति है वो सबसे बलशाली है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा रणनीतिक है, जिसके आगे कोई नहीं जीत सका। तो ऐसे खूब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया गया है, समझाया गया है। इसे धरणी बंध भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इसमें धरणी बंध। धरणी बंध का मतलब मैंने ही बताया, पृथ्वी का विजेता, है ना, पृथ्वी का विजेता, पृथ्वी का विजेता। इसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया है, ऐसा आप पृथ्वी को विजय करने वाला है। धरणी बंध किसे कहा है, समुद्रगुप्त को कहा गया। किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रश्न बने हुए हैं इन सभी से एक एक करके कहीं ना कहीं जो आपको प्रश्न, और मुख्य रूप से जो फेमस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रश्न है, वो कहाँ से बना हुआ है, हरिश्रेण से बना हुआ है, 7वां श्लोक से बना हुआ है। और इसी तरीके से जो ये उत्तराधिकारी वाला क्वेश्चन है ये बना हुआ है। ठीक है, धरणी बंध
रेयरली मिलता है, लेकिन अगर मिल जाए तो ध्यान रखिएगा कि किससे कहा गया है धरणीबंध, धरणीबंध समुद्रगुप्त को कहा गया है और इसका अर्थ है पृथ्वी का विजेता। और एक जो क्वेश्चन है वो हमेशा कई बार उठा है और कई बार मैंने अलग अलग एग्जाम्स के पेपर में देखा है, इसको मैं अलग लिखूंगा। प्रयाग प्रशस्ति में ही पहली बार भारत के इतिहास में अभी तक की जो भी खोज हुई है उसमें क्या कहा गया है, भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया गया है एक, ठीक है। भारतवर्ष शब्द का उपयोग पहली बार, है ना, प्रथम दृष्टता अगर हम देखें पहली बार अगर भारत के इतिहास में हमें मिलता है कहीं तो कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, बड़े आराम से बनता है और बना भी है कई बार कि भारतवर्ष का उपयोग भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम किस उल्लेख में हमें देखने को मिलता है, कहाँ वो देखता है, प्रयाग प्रशस्ति में देखता है। तो भारतवर्ष शब्द का उल्लेख जो है हमें किस में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और ये किसका है, समुद्रगुप्त का है। तो उसने जो एक कविता सी लिखी है ना, किसने, हरिश्रेण ने, है ना, जो दरबारी कवि है, उसमें भारतवर्ष शब्द को बताया गया है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में चीजों के बारे में बताया। तो आक्रमण नीति के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इसके साम्राज्य विस्तार के आक्रमण नीति के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका भी इतिहास काफी रोचक रहा है ना, एक घंटे की तरह रहा है। कोई भी आया है और बजा के चला गया। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि कैसे कोई बजा के गया है इसको, तो प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये एक स्तंभ लेख है। क्या है, ये एक स्तंभ लेख है। और भारत में स्तंभों पर लेखन या स्तंभ लेखों की स्थापना करवाने की परंपरा किसने शुरू की, कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए, किसने शुरू की थी। जिसने शुरू से क्लासें की हैं उसने शुरू की थी, है ना। देखिए किसने शुरू की, जिसने शुरू से क्लासें की हैं उसे पता होगा बड़े आराम से कि प्रयाग प्रशस्ति या कहा जा सकता है कि स्तंभों पर लेखन करवा कर अपने नागरिकों से सीधे संवाद करने वाली जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी, अशोक ने शुरू की थी। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति था ये कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ था, कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी में स्थित ये क्या है, एक स्तंभ लेख है, एक स्तंभ लेख है जो कि किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किसने, अशोक ने। जो अशोक किस वंश का शासक है, मौर्य वंश का शासक है। अब कौशाम्बी में ही ये खड़ा था और कौशाम्बी में ही क्या हुआ, हरिश्रेण ने इस पर लिख दिया, ठीक है, हरिश्रेण ने ही इस पर लिख दिया। और फिर इसके हरिश्रेण किसका दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त के काल में इस पर कुछ और चीजें भी लिखी गई। अशोक के बारे में तो लिखा ही हुआ था उससे पहले से ही, तो एक दूसरी जगह पर दूसरी साइड में किसने, समुद्रगुप्त के बारे में हरिश्रेण ने भी छाप दिया, ठीक है। अब इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद अब ये प्राचीन काल खत्म होता है, मध्य काल आता है, दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, तो फिर आते हैं मुगल काल के एक और धुरंधर जिनका नाम है अकबर, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनके में पता नहीं क्या हुआ इनको, इन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति को या कहा जा सकता है कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है इसको यहाँ से उड़वाया, यानी कि उठवाया, और उठवा के कहाँ, इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया, यानी कि प्रयाग में स्थापित करवा दिया। और इस पर फिर अकबर के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और फिर उसके बाद बीरबल के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, बीरबल का भी उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद जहांगीर के बारे में भी इस पर जानकारी हमें मिलती है, किस पर, प्रयाग प्रशस्ति पर। तो देखिए अशोक ने तो इसकी स्थापना करवाई, फिर ये हरिश्रेण जो समुद्रगुप्त के कवि हैं इनको बड़ा ही अच्छा लगा ये खंबा, तो इन्होंने कहा कि अपने राजा के बारे में भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो इन्होंने इस पे लिख दिया। फिर उसके बाद अकबर आए, अकबर को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो कौशाम्बी से उठवाकर इलाहाबाद ले आए और इलाहाबाद का जो किला है, ठीक है, उस वहाँ पर जो है स्थापित करवा दिया, बाहर की तरफ स्थापित करवा दिया। बीरबल के बारे में भी उस पर लिखा हुआ है। जहांगीर इतने बढ़िया महान शासक हुए कि इन्होंने क्या किया कि इस प्रयाग प्रशस्ति को जो कि किले के बाहर था उसको उठा के किले के अंदर रखवा दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है एक समय के अनुसार इसने अलग अलग समयों को देखा और हर एक राजा के एक कहा जा सकता है कि इतिहास को समेट कर रखा।
और ऐसे ही जितनी भी पुरातात्विक वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं वो अपने आप में अलग अलग समय से गुजरती हैं और अलग अलग समय की कहानियों को, यादों को अपने अंदर समेट लेती हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है, जो आगे आने वाला भविष्य है, उसको वो समझाने का प्रयास करती है। और जो समझ जाता है उसको इतिहास का ज्ञान हो जाता है कि उसका इतिहास कितना महान रहा था और कितने वैभवशाली लोग रहे थे या किस तरीके की स्थितियां उस समय बनी थी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक झलक यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि हर एक दौर से वो स्तंभ जो ये गुजरा, इसने अलग अलग लोगों के बारे में बताया है। चलिए, तो इसके बाद हमने देखा कि जो ये आक्रमण की नीति है वो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त की जो कुछ मुद्राएं हैं वो बड़ी रोचक हैं। इसने मुद्राएं तो बनवाई ही बनवाई, उसके साथ साथ मुद्राओं पर इसने अपनी भिन्न भिन्न आकृतियों को दर्शाया और उनको दर्शाने के साथ साथ उस पर इसने अपनी उपाधियों को भी दर्ज करवाया। तो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि समुद्रगुप्त ऐसा रहा कि इसने उपाधियों की एक लाइन सी लगा दी और इसके सिक्कों से आप जो है उपाधियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं अब कहाँ, समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं और चित्र के माध्यम से मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मुद्राएं भी दिख जाए। तो देखिए कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छा कुछ सीख रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए हमें कि शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और रिकमेंड कर दीजिए सभी को कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें एक सपोर्ट मिले और हमारा एक जो चैनल है वो आगे की तरफ बढ़ सके, ये प्लेटफॉर्म आगे की तरफ बढ़ सके और एक फ्री एजुकेशन की जो एक क्रांति है उसमें जो है हमारा भी योगदान अच्छे से हो सके और आप लोगों का भी योगदान इसी के माध्यम से होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की मुद्राओं की बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, मुद्राएं, है ना। इसकी मुद्राओं के जो हैं वो हमें अभी तक 6 प्रकार की मुद्राओं के बारे में इसके 6 प्रकार की मुद्राओं के बारे में हमें ज्ञान हुआ है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की मुद्राएं हैं, उनके बारे में हमको ज्ञान हुआ है। अब देखिए 6 प्रकार की मुद्राएं हैं और ये जो 6 प्रकार की मुद्राएं हैं वो समुद्रगुप्त के काल और उसके विषय में एक अच्छा प्रकाश डालते हैं, एक अच्छी चीज के बारे में हमें बताते हैं। जैसे 6 प्रकार की कौन कौन सी मुद्राएं हैं, अगर हम पहली मुद्रा को लें तो गरुण प्रकार की मुद्रा, गरुण प्रकार की मुद्रा है, ठीक है। इसी तरीके से और लें तो एक गरुड़ प्रकार की मुद्रा हो गई, एक आपकी धनुर्धारी मुद्रा, धनुर्धारी प्रकार हो गया। इसी तरीके से एक हो गया आपका परशु प्रकार, परशु प्रकार। एक हो गया आपका व्याघ्र हनन प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार। एक अश्वमेघ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार। और एक सबसे प्रसिद्ध प्रकार, भैया संगीत का भी प्रेमी था ये, है ना, युद्ध बेशक करता हो लेकिन संगीत का भी प्रेमी था, वीणा वादन प्रकार। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, अब इसको जो लोग जानते हैं वो देखते ही समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्रकार है। तो अभी तो रटा ही था, अब समझ लेंगे तो अपने आप कभी रटने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इन सब में क्या क्या है। देखिए गरुण प्रकार, गरुण अगर पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो गरुण जो है वो विष्णु की सवारी है ना। विष्णु जो भगवान हैं हिंदू धर्म में, उनकी क्या है, सवारी मानी जाती है। और गरुण को शत्रु माना जाता है, किसका, शत्रु माना जाता है नाग का, किसका, नाग का। यानी कि जो सांप होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, उनका शत्रु माना जाता है क्योंकि गरुण जो है वो उनको उठाकर ले जाता है, सांप वगैरह को उठाकर ले जाता है, उसको खा जाता है। तो ये एक इकोसिस्टम है वो। तो गरुण प्रकार का जो मुद्रा है उसमें हम यही देखते हैं कि इसने जो ये बनवाई, ये मुद्रा वो इस वजह से बनवाई क्योंकि इसने नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। किन पर, नागवंशी
राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, नागवंशी राजा, नाग अब समझ जाएंगे ना यहाँ पे गरुड़ प्रकार की जो मुद्रा है उसमें। तो क्वेश्चन अगर बन जाए समुद्रगुप्त ने नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस प्रकार की मुद्रा का निर्माण करवाया, तो गरुड़ प्रकार की मुद्रा का निर्माण करवाया। नाग और गरुड़ एक दूसरे के क्या हो गए, शत्रु हो गए। ठीक है, इसी प्रकार इस मुद्रा पर क्या लिखवाया गया है, इस मुद्रा पर लिखवाया गया है पराक्रम, यानी कि सिंहासन पर बैठी हुई एक देवी दिखाई गई है और पराक्रम को बताया गया है। सिंहासनसीन देवी है, इस पर एक सिंहासनसीन देवी दिखाया गया है। और क्या लिखा हुआ है इस पर, लिखा हुआ है पराक्रम। तो ये इसकी उपाधि, पराक्रम की उपाधि। ठीक है, किसने धारण की है, समुद्रगुप्त ने नागवंशी राजाओं को हराने के बाद गरुड़ प्रकार की मुद्रा जारी की। जैसे कि अब मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूं कि जो गरुड़ प्रकार की मुद्रा है वो कुछ इस प्रकार से, गरुड़ नहीं बना हुआ है गरुड़ प्रकार की मुद्रा पर, एक सिंहासनसीन यानी कि सिंहासन आसीन, सिंहासन आसीन, सिंहासन पर बैठी हुई एक देवी की मूर्ति टाइप की आपको दिख रहा होगा। इस पर अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, अगर आप थोड़ी देर देखेंगे इसे आराम से, मैं इतनी जल्दी हटा नहीं रहा, आराम से देखिए इसे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये गरुड़ प्रकार की मुद्रा है जिस पर सिंहासन पर आसीन एक देवी को इस पर चित्रित किया गया है। पराक्रम ढूंढने की कोशिश मत करना, लिखा हुआ भी है तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कभी पराक्रम ढूंढने बैठ जाए। चलिए तो अगला देख लेते हैं, यहाँ तक बहुत दर्शन कर लिए मुद्रा के, अब इसे रहने दो, अगली मुद्रा के दर्शन कर लेते हैं अब। ठीक है, तो अगली मुद्रा है भाई धनुर्धारी मुद्रा। ठीक है, धनुर्धारी मुद्राएं जो हैं या प्रकार की धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भाई, धनुर्धारी मतलब कि क्या, जिसने धनुष और बाण धारण कर रखे हो, धनुष और बाण धारण कर रखे हो। एक बार को आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि भाई ये चंद्रगुप्त था, जो ये माफ कीजिए जो समुद्रगुप्त था, ये सिक्के बनवाता था या फिर पेंटिंग करवाता था, है ना। जो भी मॉडल मिलता है इसे अपना, उसको जो है सिक्कों पर छपवा देता था। अब गरुड़ इस पर जीतने की वजह से ये बनवाया, चलो ये तो मान लिया कि जीत के उपलक्ष्य में बना दिया। अब तीर धनुष लेकर खड़ा है बंदा, उसने कहा कि अब जो है मेरा ये वाला पोज जो है सिक्कों पे बना दो, जैसे कि कोई चित्रकार को कह देता है मेरा इसी वाले पोज को चित्रकारी में ढाल दो। तो धनुर्धारी प्रकार का धनुष बाण को लिए हुए इस पर दर्शाया गया है। और यहाँ पे भी सिंह वाहिनी देवी को दिखाया गया है। इस पर भी एक तरफ धनुष बाण लिए हुए एक स्वयं खड़ा इसे बताया गया है, और एक सिंह वाहिनी देवी, यानी कह सकते हैं कि दुर्गा की शायद चित्र को दर्शाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन सिंह वाहिनी देवी को इस पर दर्शाया गया है। और उपाधि इस पर क्या है इसकी, उसके साथ उपाधि, सिंह वाहिनी देवी के साथ इसने उपाधि लिखवाई हुई है अपनी, अप्रतिरथ। उपाधि क्या है इसकी, उपाधि यहाँ पर है अप्रतिरथ उपाधि। उपाधि क्या है, अप्रतिरथ। ठीक है, अप्रतिरथ की उपाधि है, धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है धनुर्धारी। तो ये मुद्राएं भी हैं, ये सिक्के हैं इसके, ठीक है, कोई पेंटिंग नहीं है, ये सब सिक्के हैं। लेकिन इसने एक तरीके से कहा जाए, अगर हम लोग सेंस निकालें थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए भी, कि इसने जो अपने सिक्के हैं वो पेंटिंग की तरह करवाए हैं। अब देखिए परशु प्रकार, अभी जो परशु प्रकार है तो इसमें क्या है, परशु होता है ना फरसा, यानी कुल्हाड़ी टाइप का होता है, जैसे कि परशुराम, भगवान परशुराम का चित्र देखा होगा तो उसमें उनके हाथ में एक फरसा होता है। तो वैसे ही इसने जो है फरसा लिया हुआ है। जैसे पहले धनुर्धारी प्रकार के चित्र को देख लीजिए, जो कॉइन है धनुर्धारी प्रकार का, उसका चित्र देख लीजिए। देखिए इसमें कैसे चित्र में जो है हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। ठीक है, धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। तो इस चित्र में आप देख के आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि ये धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा किसकी है, गुप्तकालीन मुद्रा है। कैसी है, गुप्तकालीन मुद्रा है। और ये सब स्वर्ण मुद्राएं हैं। कैसी मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं। ठीक है, उपाधि यहाँ पर कौन सी है धनुर्धारी प्रकार में, अप्रतिरथ। अप्रतिरथ। और परशु प्रकार की जो मुद्रा है, कौन से प्रकार की, परशु प्रकार की जो मुद्रा है, इसमें मैंने आपको बताया कि परशु लिए हुए दिखाया गया है इसे। और इसमें जो उपाधि है
उपाधि क्या है इसने धारण की हुई है? उपाधि धारण की हुई है कृतांत कृतांत परशु। कृतांत परशु ही है, कृतांत परशु। कृतांत का मतलब होता है यम। क्या होता है? यम। तो उपाधि क्या है? कृतांत परशु, यानी कि यम परशु, यानी कि वो एक तरीके से यम दूत है, वो सभी को हरा कर अपने आप को जीत लेगा। तो यहाँ पे उसने हाथ में परशु वर्शु लिया होगा, एक पोज दिया होगा कि भाई यही वाला जो है सिक्के पे छपना चाहिए, जैसे चित्रकार को कह दिया कि यही जो है इसी प्रकार का चित्र बनाना। व्याघ्र हनन, ठीक है, व्याघ्र हनन, ये कैसी मुद्रा है? परशु वाली मुद्रा देख लो, नहीं देखी परशु वाली मुद्रा? परशु वाली मुद्रा देख लो, ठीक है, देख लिया परशु वाली मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी परशु लिए हुए दिखाया हुआ है, आराम से आपको दिख जाएगा। मैं ये सारे चित्र जो हैं आपको टेलीग्राम पर डाल दिया करूंगा, LAKSHYA007 टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं ये सारी चित्रों को भी डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो वहाँ से आप लोग देखकर इसे और समझ भी सकते हैं। व्याघ्र हनन, व्याघ्र किसे कहा जाता है? व्याघ्र कहा जाता है बाघ को। किसे कहा जाता है? बाघ को कहा जाता है, जो टाइगर होता है उसे कहा जाता है। तो ये अब शिकार करने गए वहां से, अब शिकार करने गए तो इन्होंने क्या किया कि एक बाघ को मारा इन्होंने, बाघ का शिकार किया, तो वो भी पोज इन्होंने छपवा दिया कि भाई हमारा जो है पोज लगाओ कि बाघ का शिकार करते हुए पोज लगाओ। और इसने यहाँ पर बाघ का शिकार तो करते हुए पोज लगाया ही, उसके अलावा उसी समय इसने जो है गंगा घाटी को जीता था, तो इसने मकर वाहिनी गंगा इन सिक्कों पर लिखवाया। अब ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये इसने उपाधि अपने आप को दी या फिर इसने केवल यही लिखवाया। तो मकर वाहिनी गंगा का मतलब ही ये होता है गंगा घाटी पर विजय। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये उपाधि ही रही होगी इसकी कि इसने गंगा घाटी पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा को छपवाया, जिस पर इससे जो है बाघ का जो शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इसी प्रकार से अश्वमेघ प्रकार का, ठीक है, अश्वमेघ प्रकार का, तो इससे ये पता चलता है कि इसने जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाए। क्या करवाए? अश्वमेघ यज्ञ करवाए हैं। तो आप व्याघ्र हनन वाला चित्र देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद में अश्वमेघ का आपको बताता हूं। तो व्याघ्र हनन वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें आप लोग स्पष्टता से देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें समझाया गया है और बताया गया है। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ें तो अश्वमेघ वाला, अश्वमेघ में इसमें अश्वमेघ यज्ञ के बारे में हमें पता चलता है, और यज्ञ के रूप में केवल एक घोड़ा बंधा हुआ इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें आपको एक घोड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो सिक्का है इस सिक्के पर आपको एक घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि अश्वमेघ यज्ञ का एक रूप है, एक स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसी सिक्के पर इसे एक उपाधि दी गई है, उपाधि रखा गया है राजाधिराज। राजाधिराज, राजाधिराज की उपाधि जो है ये किस सिक्के पर है? अश्वमेघ प्रकार का जो सिक्के हैं इसके, उन सिक्कों पर जो है राजाधिराज प्रकार की उपाधि है। तो कितने प्रकार के सिक्के हम देखें? 6 प्रकार के ना, 6 प्रकार के सिक्के देख रहे हैं हम। किसके हैं ये? समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। और वीणा वादन प्रकार का, तो भाई बड़ा ही युद्ध वगैरह में रहता था, थोड़ा मानसिक शांति भी चाहिए थी, तो कला का बड़ा प्रेमी था, है ना, कला और साहित्य का ये प्रेमी था। एक तरीके से कहा जाए कला का संगीत प्रेमी अधिक था, कवि भी था। ये क्या था? कवि भी था, कविताएं भी लिखता था भाई, है ना, कवि भी था, कविताएं भी लिखता था, संगीत प्रेमी था, बीड़ा बजाता था। तो भाई बीड़ा बजाते हुए इसको पोज दिया इसने, और अपना पोज जो है किस पे? सिक्के पर छपवा दिया। तो ये क्वेश्चन में कई बार बस क्या पूछा गया है कि बीड़ा बजाते हुए किस शासक को उसके सिक्के पर दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। बाघ का शिकार करते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, परशु लिए हुए किस शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, धनुर्धारी बाण धनुष लिए हुए समुद्रगुप्त को। सभी प्रकार के पोज दिए हैं एकदम बढ़िया करके, जैसे सेल्फी ली हो, फोटो खिंचवाया हो, है ना। नाग वंशों पर विजय के उपलक्ष्य में गरुण प्रकार का। राजाधिराज की उपाधि उसको किस सिक्के पर प्राप्त है? अश्वमेघ के सिक्के पर। ठीक है, बीड़ा बजाते हुए तो बीड़ा वादन प्रकार का जो सिक्का है उस पर इसको दिखाया गया है। और यहां पर हम देखते हैं जो उपाधि है, इसको किस प्रकार की उपाधि है? संगीत टाइप की ही होगी, तो कवि राज की उपाधि भी इसको प्राप्त है।
ठीक है। कविराज की उपाधि किसको प्राप्त है? समुद्रगुप्त को, है ना। देखिए क्या दो फेज हैं इसके, ना, एक तरफ युद्ध लड़ रहा है और एक तरफ कविताएं भी बोल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक इसने जो युद्ध लड़े अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़े, और दक्षिण भारत तक ये मुख्यतः नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि शायद इसको ये भी लगा हो कि दक्षिण इतना बड़ा साम्राज्य हम संभाल नहीं सकते, तो जिनसे युद्ध किया, जिनको हराया, उनको एक तरीके से वापस लौटा दिया। और उनके मन में, जो जिन्होंने युद्ध किया 12 शासकों ने, उनके मन में एक बात ये भी आ गई थी कि हम जो है उत्तर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर समुद्रगुप्त है, ठीक है। उनके मन में एक भय आ गया। तो समुद्रगुप्त एक तरीके से यहाँ पर उसने अपनी बाउंड्री को जो है एक क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया कि अब दक्षिण के राजा तो अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले ही हमसे हार चुके हैं। और हारने के बाद जब मैंने उनको उनकी राज्य वापस लौटा दिया, तो वो उस एहसान के तले भी दबे हुए हैं कि भाई अब क्या युद्ध करने जाए, क्योंकि उसने तो हमें हारा के फिर दोबारा लौटा दिया, अब जाएंगे फिर युद्ध लड़ने तो फिर हरा देगा हमें। तो इस वजह से इसने एक तरीके से कहा जा सकता है इसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया तो बढ़ाया, उसके साथ साथ अपनी सीमाओं को मजबूती भी प्रदान की, एक सुरक्षित भी किया। तो 6 प्रकार की मुद्राएं हम किसके काल में देखते हैं? समुद्रगुप्त के काल में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद समुद्रगुप्त की बात करें तो ये थोड़ा धार्मिक किस्म का भी था। हालांकि ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता था, लेकिन मुख्य इसने बौद्ध भिक्षुओं को भी संरक्षण प्रदान किया। इसने अन्य धर्मों के साथ कोई द्वेष भावना नहीं रखी, यानी कि ये सहिष्णु प्रकार का व्यक्ति था, सहिष्णु भी था, समझदार था, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्राएं हटा दिया जाए, ठीक है। अगर हम देखें इसके बारे में अन्य तथ्यों को देखें तो इसने एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहे बसुबंधु, ठीक है। बसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया, इसके संरक्षण में रहा। ये कौन? बसुबंधु। इसके काल में, इसके दरबार में रहा, बौद्ध भिक्षु जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहा, उसके संरक्षण में रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बसुबंधु जो कि एक महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है। बसुबंधु जो कि बौद्ध भिक्षु है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है, वो किसके दरबार में रहा? तो वो रहा समुद्रगुप्त के दरबार में। किसने संरक्षण दिया? समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया था। किसके काल में था? समुद्रगुप्त के काल में था। इसके साथ ही अगर हम बौद्ध धर्म की ही बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक यहाँ पे घटना है। क्या घटना है कि श्रीलंका में समुद्रगुप्त के समकालीन एक शासक है जिसका नाम है मेघवर्ण। क्या नाम है? मेघवर्ण। इस मेघवर्ण ने, यानी कि श्रीलंका उस समय बौद्धिस्ट हो चुका था, पूरा बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक हो गए थे वहां पे। क्यों? क्योंकि ये अशोक का कारनामा था सारा। अशोक ने क्या, महेंद्र और संघमित्रा को भेज दिया था उस समय कि जाओ श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तो श्रीलंका में लगभग जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वहां के शासक भी बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए। तो श्रीलंका का शासक है मेघवर्ण, और ये चाहता है कि ये गया में एक बौद्ध विहार बनाए। गया में क्या बनाए? एक बौद्ध मठ बनाए। कुल मिला के विहार नहीं बनाया इसने, बौद्ध मठ बनाया, बौद्ध मठ बनाए। तो इसके लिए ये भाई ऐसे ही किसी की टेरिटरी में थोड़ी चला जाएगा, राज्य क्षेत्र में थोड़ी चला जाएगा, जाके वहां पे बना देगा। तो इसने किससे? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है, बनाना है बना लो। तो यहाँ पर मेघवर्ण ने जो है गया में, ठीक है, कहाँ पर? गया में बौद्ध मठ का निर्माण किया, जो आगे चल के बड़ा ही विशाल या प्रसिद्ध कह सकते हैं बौद्ध विहार के विहार बना, बौद्ध विहार बना, ठीक है। तो मेघवर्ण को कई बार पूछा गया है कि श्रीलंका का वह शासक जिसने समुद्रगुप्त से अनुमति प्राप्त की गया में बौद्ध मठ बनाने के लिए, क्या नाम है उसका? मेघवर्ण नाम है। तो मेघवर्ण नाम है इसका शासक का। तो ये भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म से संबंध रखने के कारण इसे जो है परम भागवत की उपाधि भी प्राप्त है। परम भागवत की उपाधि, किसकी उपाधि? परम भागवत की। देखिए इसकी उपाधियां बहुत हैं, ठीक है, कई सारी उपाधियां हो गई। आप लोगों को याद आ ही आएगा जब आप लोग एक बार फिर से क्लास को रिवाइंड करेंगे, देखेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में आ ही जाएंगी। तो एक तरीके से हमने ये सारी चीज कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो इसके युद्ध अभ्यास में भी ऐसे ही कुछ बड़े पैमाने पर रहे, इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट थे, जो एक बेसिक टू द पॉइंट चीजें थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है,
वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, जो काफी प्रसिद्ध रहा। और जब मैंने आप लोगों को बताया था कि 51 ईसा पूर्व में, 51 ईसा पूर्व में हम क्या देखते हैं कि जो विक्रमादित्य होता है, जो कहाँ का राजा है, जो राजा है कहाँ का, माफ भैया, 57 ईसा पूर्व में जो राजा है कहाँ का, उज्जैन का राजा है, वो शकों को पराजित कर देता है, ठीक है, तो उसका नाम है विक्रमादित्य। उसके बाद जो भी राजा हुआ जिन्होंने शकों को एक तरीके से पराजित किया, हराया, उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। तो उसी तरीके से जो चंद्रगुप्त द्वितीय आया तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है उसने धारण की। तो उसके विषय पर अभी देखिए 2 ही राजाओं को, 3 राजाओं को मेनली हमने यहाँ पे समझा, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बड़ी ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जल्दबाजी नहीं करेंगे, चीज़ों को आराम से पहले समझेंगे, फिर उसके बाद जब कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन क्या था, कैसे था, आगे की जो कहानी है वो अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और फिर उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन 3 शासकों के बारे में कल की कक्षा में हम लोग अच्छे से समझेंगे, जैसे कि यहाँ समझा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इससे भी लंबी लंबी क्लासेस हो सकती हैं, लाइव चल सकती है, लेकिन सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ, यही जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द को सुनने के लिए धन्यवाद, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।